हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 की ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। मैंने लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 6 तक ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने उन चैप्टरों को अभी तक नहीं पढ़ा या वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेसन नंबर चैप्टर नंबर 7 रहेगा आज की क्लास में। हमारा देश भारत के बारे में डिस्कस करेंगे आज पूरे चैप्टर में हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर से घिरा है, पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा है तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। जैसे आप इसे समझो, जैसे ये भारत है, मान लो इसे, ये पूर्व का भाग है, ये पश्चिम भाग है, ये दक्षिण का भाग है, ये उत्तर का भाग है। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप की एक बार डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रायद्वीप स्थल का वे भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, यानी कि जो प्रायद्वीप होते हैं वो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। और द्वीपीय किसे कहते हैं? द्वीपीय कहते हैं जो स्थल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल हम भारत में देखते हैं, दो द्वीपीय समूह आते हैं, अंडमान एवं निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैं इसको बता देती हूँ, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल या फिर एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2,900 किलोमीटर तक है। अगर बात करें उत्तर में, यानी कि कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी में इसका जो विस्तार है वो कितना है? 3,200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक जो इसका विस्तार है वो कितना है? 2,900 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है? पूर्व में पड़ता है, पूर्वी भाग में। कच्छ यानी कि गुजरात। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्तर रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं, यानी कि अलग अलग चीजों को बताते हैं या दिखाई देते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत में भी बहुत सारी विभिन्नता या फिर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्रीय में बंधे हैं। किसके कारण? एकता के कारण। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी कितनी है? 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले नंबर पे क्या है? चीन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सेकंड नंबर पे भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये बॉक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है और कनाडा या फिर कनाडा में कितना है? 6 मानक समय बताया गया है। और भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री या फिर 82 डिग्री 30 मिनट। इसे याद रखना है। चलिए स्थिति के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम बात करें, ये क्या है हमारा? ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। और ये बीच में से जो रेखा गई है इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं इसे। तो भारत हमारा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें कर्क रेखा यानी कि ये भारत है हमारा। नीचे क्या है? ये यहाँ से काउंट करेंगे तो 0 डिग्री, यहाँ से काउंट करते करते अगर हम मध्य तक पहुँचते हैं तो यहाँ पे कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट।
यहाँ पे कर्क रेखा है जो यानी कि भारत के मध्य यानी कि भारत के बीच से होकर गुजरती है। यहाँ से अगर हम काउंट करते हुए चलेंगे तो 23.5 डिग्री आपको कर्क रेखा देखने को मिलेगी भारत। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। अगर बात की जाए यहाँ पे ये भारत है और ये यानी कि समुद्र से यानी कि थोड़ा सा जो जल से ऊपर उठा हुआ भाग है, अंडमान और निकोबार से ऊपर उठा हुआ कितना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा और ये जो भाग मुख्य बिंदु है तो कितना है मुख्य बिंदु से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो इसे रखना है। भारत का जो विस्तार है कैसे कैसे है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। से ये भारत और यहाँ पे जो बताया गया है पश्चिम से पूर्व कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। देशांतर रेखा हमारी कौन सी होती है, जो ये है 0 डिग्री यानी कि विषुववृत्त, जो उत्तरी और दक्षिणी अंशों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम देशांतरी रेखाएं कहते हैं। और अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती है, इस प्रकार से ये अक्षांशीय रेखाएं होती है। तो इसे याद रखना है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। जैसे ये क्या है हमारा पूर्वी भाग, ये है हमारा पश्चिमी भाग, तो भारत कहाँ है, भारत हमारा पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसे याद रखना है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 97 डिग्री 25 में से 68 डिग्री 7 को माइनस करोगे तो इसमें 29 डिग्री ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे 1 डिग्री देशांतर में कितना अंतर है, 4 मिनट अंतर को इन्होंने बताया है। अगर आप 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका समय आ जाएगा 5:30। जब इसे आप कन्वर्ट करोगे तो 330 मिनट आ जाएगा। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। अगर हम बात करें पश्चिम में, अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भाग में पड़ता है और गुजरात हमारा पश्चिमी भाग में पड़ता है, और सूर्य उदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाता है, 2 घंटे पहले हो जाता है, और गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। और जो हमारे देश का मानक समय कितना बताया गया है, 82.5 डिग्री मानक समय निर्धारित किया गया है, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट। तो इसे आपको याद रखना है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, यानी कि जो 82.5 डिग्री 30 मिनट है उसे हम भारत का मानक यामोत्तर के नाम से भी जानते हैं। चलिए भारत के पड़ोसी देश के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा भारत के कितने भाग से होकर गुजरती है। पहले पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। चित्र 7.1 से इन देशों के नाम का पता लगाइए। जैसे अगर हम इसे सीरीज में डिस्कस करते हैं, 7 भारत के पड़ोसी देश है, यानी कि 7 भारत के पड़ोसी देश है। नंबर 1 बांग्लादेश, और इसकी जो भारतीय राज्य से सीमा लगती है वो कितनी लगती है, सबसे ज्यादा लगती है 4096 या लगभग। और सबसे ज्यादा जो किस राज्य से सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। तो इसे आपको याद रखना है। और सेकंड जो पड़ोसी देश है चीन देश की जो सीमाएं लगती है भारत से वो 3488 लगती है। और राज्य कौन सा है जिससे चीन की सीमाएं लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है। थर्ड पे है पाकिस्तान की जो सीमा लगती है 3323 इसकी सीमा लगती है किलोमीटर। और किससे लगती है, कौन से राज्य से लगती है, भारत के राजस्थान राज्य से लगती है। नंबर 4 पे नेपाल की जो राज्य से सीमा लगती है
वो 1751 किलोमीटर लगती है। और किस राज्य से नेपाल की सीमा लगती है? भारत के बिहार से लगती है। तो इसे आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 5th नंबर पे म्यांमार, इसकी सीमा कितनी लगती है? राज्य से 1643 किलोमीटर। और कौन से राज्य से लगती है? भारत के मिजोरम से लगती है। नंबर 6 पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है भारत के राज्य की वो 106 किलोमीटर है। और किससे लगती है? कौन से राज्य से? भारत के जम्मू एंड कश्मीर से लगती है। नंबर 7 की बात करें, भूटान। भूटान की जो सीमा लगती है वो 605 किलोमीटर भारत के राज्य से सीमा लगती है। और किस राज्य से लगती है? असम से लगती है। तो इसे आपको याद रखना है। ये क्या है? अफगानिस्तान है 6 नंबर पे। फिर पाकिस्तान है ये 3rd नंबर पे। नेपाल है 4th नंबर पे जिससे सीमा लगती है। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है इसलिए 1st नंबर पे है। चीन से 2nd नंबर पे लगती है। और म्यांमार से 5th नंबर पे राज्य की सीमा लगती है। और उसके बाद अफगानिस्तान, और सबसे जो और लास्ट में जो लगती है वो भूटान से लगती है। तो इसे आपको याद रखना है। ये भारत है और ये भारत के जो इस साइड है ये क्या? बंगाल की खाड़ी स्थित है, अभी हमने डिस्कस किया था। और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है, पश्चिमी भाग में अरब सागर स्थित है। अरब सागर के पास ही यानी कि लक्षद्वीप भारत का स्थित है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसे याद रखना है। चलिए, ये भारत के राजनीतिक मैप है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट मैप और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंडिया पॉलिटिकल मैप, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये पड़ोसी देशों के बारे में बताया गया है। और ये जो है भारत की कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। पहले नंबर पे कौन सा है? ये देखो, ये गुजरात है। ये कौन सी? ये कर्क रेखा जा रही है, ये पूरी यहाँ तक टच होके ये कर्क रेखा है। उसके बाद किससे लगती है? 2nd पे राजस्थान से। 3rd नंबर पे मध्य प्रदेश से। 4th नंबर पे छत्तीसगढ़ से लग रही है, ये देखो कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ से। फिर 5th नंबर पे झारखंड से लगती है। 6th नंबर पे पश्चिम बंगाल से लगती है। और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल से लगती है, यानी कि पश्चिम बंगाल से लगती है इस साइड। और उसके बाद त्रिपुरा से लगती है। त्रिपुरा के बाद लास्ट में मिजोरम से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। तो इसे याद रखना, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत की कर्क रेखा जो है कितने राज्य से गुजरती है। राज्यों के नाम आपको दे दिए जाएंगे, तो उसमें से जो सही है उसे फाइंड करना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका और मालदीव कैसे हैं? ये पड़ोसी देश हैं और ये समुद्र में स्थित 2 द्वीप है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है और पाक जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो इसे याद रखना है आपको, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है, यानी कि भारत एक बड़ा देश है, आपको पता ही है। और इसकी जो पूरी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे आती है? 2nd नंबर पे आती है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों, मतलब ये गलत है, पहले के टाइम के बता रहे हैं। अब जो चेंज हो गया, कितने टोटल जो राज्य वो है 28 राज्य है। और जो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हो गए हैं? अब 9 हो गए हैं। 2 राज्य ये और 7 पहले थे। तो जो यूनियन टेरिटरी है वो 9 है और जो स्टेट है वो 28 हो गया है। और जो भारत का भौतिक मैप, जब एग्जाम देने जाओ तो इन मैपों को आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि कभी कभी मैप से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, नदियों से रिलेटेड या कर्क रेखा से रिलेटेड, या फिर कौन सी पर्वत कहाँ स्थित है या पठार कहाँ स्थित है। तो ये सब आप जब मैप को 2-3 बार रीड करोगे, पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। जैसे ये सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम है, चेनाब नदी है, रवि नदी है, सतलुज नदी है। और जैसे ये जो बताया गया ये पर्वत और पहाड़ी श्रेणी को दर्शाया गया जो इस तरीके से है ये। और ये क्या पड़ता है? तटीय क्षेत्र, ये समुद्र से एकदम सटा हुआ भाग होता है। और जो घाट होती है वो समुद्र से थोड़ा दूर वाला भाग होता है। तो इसे याद रखना है। बंगाल की खाड़ी पूर्व में पड़ती है और पश्चिम में अरब सागर पड़ता है, तो इसे याद रखना है। ग्रीन सा ये मैदानी क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। और इस साइड ये क्या है? हमारे सारे पर्वतीय प्रदेशों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जब आप मैप को 2-3 बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस मैप को जरूर पढ़ के जाएगा जब एग्जाम
में आप जाओ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है और राज्यों का निर्माण जो हुआ था भारत के, वो भाषाओं के आधार पर हुआ था और भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना है वो है आंध्र प्रदेश। तो इसे आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है नंबर 1 पे, तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। राज्य को जिलों में बांटा गया है और राज्य को भी जिलों में यानी कि डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो राज्य है वो राजस्थान है और सबसे छोटा जो राज्य है भारत का वो गोवा है। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए उससे पहले ये बॉक्स को डिस्कस कर लेते। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन यानी कि बारीक मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है, यानी कि इधर से भी मिल सकती है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से कहीं से भी आकर मिल सकती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं। जैसे यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। चलिए भौतिक विभाजन के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार के बारे में हमने डिस्कस किया था, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का मतलब क्या होता है? संतरी का मतलब होता है रक्षा करने वाला, तो इसे आपको याद रखना है। हिम प्लस हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय का मतलब क्या होता है? बर्फ का घर होता है। तो हिमालय में आपको बर्फ देखने को ज्यादा मिलेगी। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। बिल्कुल हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है और सबसे जो ऊंची शिखर है वो कौन सी हिमालय में? वृहद हिमालय या हिमाद्री में स्थित है। माध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। माध्य हिमालय या फिर हिमाचल कहाँ स्थित है? हिमाद्री के दक्षिणी पार्ट में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, तो इसे भी आपको याद रखना है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है और हिमालय के दक्षिण वाले पार्ट में भारत का क्या स्थान है? भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान कैसे होते हैं? समतल होते हैं और सपाट होते हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने होते हैं, जो मिट्टी पानी के साथ बह के आती है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और नदियों के जो मैदान होते ये सबसे ज्यादा यहाँ पे कृषि के लिए बहुत फायदा रहता है। कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए इस बॉक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ये डेल्टा कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार। इस डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी कि जहाँ पे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, जहाँ पे जो सारी नदियाँ हैं वो कहाँ करती हैं? वो समुद्र में प्रवेश करती है, तो उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में क्या स्थित है? महामरुस्थल स्थित है। ये शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है या फिर कम देखने को मिलती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण वाले पार्ट में क्या स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुज के आकार की जैसी है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है और इसका धरातल की बात करें कैसी है? ऊंचा नीचा है, कुछ ऊंचा है कुछ नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है? अरावली श्रृंखला स्थित है और अरावली श्रृंखला जो है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में
या फिर भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है? तो इसे आपको याद रखना है। जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, तो अभी हमने डिस्कस ही किया था, ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है, और विंध्य एवं सतपुड़ा जो है वो भी एक श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ये नदियां कैसे बहती हैं? ये पश्चिमी भाग की तरफ बहती हैं, जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी भाग पे अरब सागर स्थित है, पूर्वी भाग पे बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो इसे आपको याद रखना है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, और पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो कैसा है? एक समान है, यानी कि इक्वल है, इक्वल रूप में है। जबकि पूर्वी घाट के बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है, और पूर्वी घाट में जो विस्तार है वो कैसा है? टूटा फूटा है और असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहा अयस्क की प्रचुरता होती है। और पठारों में हमें क्या देखने को मिलता है? खनिजों में कोयला, लोहा, मैग्नीज आदि भी पाई जाती है। जैसे दक्कन के पठारों में हमने देखा था क्या क्या खनिज पदार्थ उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में कौन से है? तटीय मैदान स्थित है। और जो घाट होती है ये समुद्र से दूर वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा दूर होता है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संग्रह है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं, चौड़े टाइप के। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। कौन कौन सी है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है तथा कावेरी नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो कैसे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, और ये नदियां मुहाने पे किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, या फिर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ये क्या होते हैं? हमारे प्रवाल द्वीप होते हैं। ये इस तरीके से प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती जाती है। इस प्रकार की ये सारे छोटे छोटे जो जंतुओं के कंकाल होते हैं जो धंस जाते हैं, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते, और जो क्या होते हैं? जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं। इस तरीके से इसे हम प्रवाल कहते हैं। तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार जो प्रवाल है किसका निर्माण करते हैं? द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सुनामी। सुनामी शब्द के बारे में डिस्कस करते हैं। सुनामी जो है वो जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है तरंगे या फिर लहरें समुद्र की। तो इसे आपको याद रखना है। और मुहाना क्या होता है? मुहाना होता है जहाँ पे नदी अपना जो जल है वो विसर्जित करती है। तो इसे आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। कौन कौन से? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, यानी कि कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। ये भारत के द्वीप समूह की बात की जा रही है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ये केरल के तट से थोड़ी सी दूर पे स्थित है। इसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी कि पूर्व पार्ट की जगह स्थित है, पूर्व पार्ट की दिशा में स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? कौन सा हुआ था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुनामी से प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है काफी। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, और जिस कारण क्या आ जाती है? सुनामी आ जाती है। चलिए यहाँ पे चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू के बारे में आपको बताना है, और आंसर जो है वो ओडीटी पहले से मेंशन कर रखे ताकि आपका जो
जो टाइम वेस्ट है एनसीईआरटी में ज्यादा ना हो। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, शिवालिक कहते हैं। और सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच है, पाक जल संधि जो है भारत तथा श्रीलंका के देशों के बीच है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है, कौन सा है, अरब सागर में जो स्थित है लक्षद्वीप समूह है, पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, पश्चिमी भाग में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत की नहीं पूरे विश्व की भी सबसे पुरानी श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। चलिए क्वेश्चन थर्ड में आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को किस नाम से जानते हैं आप, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा राज्य है भारत का, तो इसे भी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी सागर में गिरती है, कौन से सागर में, अरब सागर में गिरती है। और अरब सागर कहाँ स्थित है, पश्चिमी भाग में स्थित है, अभी हमने डिस्कस किया था। कर्क रेखा 30.5 डिग्री 30 मिनट अक्षांश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कर ले। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी चैप्टर की। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।